Glad to have you back once again to our special transmission. मैच शुरू हो चुका है और मैच में आगाज जो है वो तो इतना अच्छा नहीं हुआ, रिजवान फौरन ही आउट हो गए और उसके बाद जो है वो हारिस ने अभी अभी 2 छक्के लगाए हैं और यहाँ इंटेंट हारिस की तरफ से नज़र आ रही है कि बड़े स्कोर की तरफ जाना है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। ऑल इम्पोर्टेंट गेम फॉर पाकिस्तान। यूनुस, स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ जब रिजवान आउट हुए, बट लग रहा है कि अब पाकिस्तान एक जहन में बनाकर आया है कि हमने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता है तो हमें एक बड़े स्कोर की तरफ जाना है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर पाकिस्तान टीम के पास रन ऑन द बोर्ड होंगे तो बहुत आसानी होगी बाद में इस रन्स को डिफेंड करने के लिए। उसकी वजह ये है कि हम जिस पिच की बात कर रहे हैं सिडनी में, वहाँ स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। मेरे ख्याल से अगर हमारे पास 170-180 रन्स की अगर ऑन द बोर्ड होंगे तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि ये मैच विन कर सके। और जिस तरह मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, अमेजिंग प्रॉपर शॉट्स उन्होंने खेली है और उनको अब ये खेलना है। इंटेंट बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि हारिस खेलते रहे ताकि बाबर आजम भी अपना गेम खेलते रहे और उनको भी उनके ऊपर क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर है तो वो अपना एक स्मूथली अपनी रन कर सकें और साथ में हारिस जो हैं वो इसी तरह खेलते रहें। बिल्कुल। कामरान, अभी तक की जो सिचुएशन है कैसा देख रहे हैं? कितने स्कोर तक जाना चाहिए? टॉस कितना इंपॉर्टेंट था ये पाकिस्तान के लिए जीतना? देखिए, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया पाकिस्तान टीम ने, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अच्छा स्टार्ट नहीं था, रिजवान आउट हो गया था, लेकिन प्रेशर आके रिलीज़ किया हारिस ने। जैसे 2 छक्के 1 चौका लगाया, 16 रन पे खेल रहा है, इंटेंट नज़र आ रहा। अब इंटेंट आप ये देखें कि एक बाहर बैठा हुआ लड़का है, रिजर्व में है, आता है, उसने कैसे क्या नाम है अटैकिंग क्रिकेट खेली है। ये जो हमारे रेगुलर प्लेयर है वो क्यों नहीं ये इंटेंट शो कर रहे थे? क्यों वो डर रहे थे ऐसी क्रिकेट खेलने से? कि क्या उनमें एबिलिटी नहीं है, या डर रहे हैं, या दिलेरी नहीं है, या चाहते नहीं है कि हम लोग अपनी प्लेस पहले पक्की करें, रन्स करें? तो यही एक वजह नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल से हारिस को अब इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। सिडनी में वैसी बॉलर्स को हेल्प नहीं मिलती और इस इनिंग्स को लंबा करे, एक्सटेंड करे। और फर्स्ट 6 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। उनका मेन बैट्समैन मिलर नहीं है खेल रहा, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और एक अच्छा बड़ा टोटल लगाना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान टीम को। बड़ा टोटल लगाना चाहिए, बिल्कुल। जैसे कि बात की, मिलर नहीं है और केशव महाराज नहीं है, उनकी जगह जो है तबरेज़ शमसी टीम में शामिल हुए हैं। और मिलर जो है वो T20 इंटरनेशनल में डेथ ओवर्स के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। तनवीर, ये चीज़ हमारे फ़ायदे में आएगी अगर एक अच्छा टोटल बोर्ड पे सजा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि जी रिजर्व से उठा के हारिस को टीम के अंदर लेके आ गए, ये क्या गलत हुआ है। अभी उसने 2 छक्के मारे हैं तो हम लोग घबरा गए, पता नहीं ये 50 कर जाएगा, लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। आप पिछले शो में तो ये कह रहे थे, अब आपने अपनी बात चेंज कर ली है। ये मेरी अपनी एक सोच है। बात ये है कि उसी चीज़ पे चलते रहे कि जो हमने बात की है। जिस तरह मैं अपनी बात पे कायम हूँ, ये मैच पर साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है, ठीक है। आसिफ अली या हैदर अली या उन लड़कों को पहले चांस देना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हारिस को रन्स नहीं करने चाहिए, रन्स खेला है उसको करने चाहिए, लेकिन जो हम बात कर चुके हैं उसी पर ही हम मेरे ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखें, टॉस जीत के पाकिस्तान ने फैसला, मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला किया, क्योंकि जिस तरह हम पिच के बारे में सुन रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त ये बैटिंग पिच है। अगर हम 170-80 फिलहाल जो स्टार्ट अभी शुरू हुआ है, अगर इसी तरह ही हारिस के शॉट्स लगते रहे, अगर वो खेलते चले गए तो इसमें कोई शक नहीं है कि 160 तो हम क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम सेकंड बैटिंग करते शायद हमें वहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती थी। थोड़ा सा ये हमें ये भी सोचना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मिलर के ना खेलने से इनको बहुत फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को। जाहिर सी बात है, वो जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं उससे फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है ये मैच जीतने का। रन्स बोर्ड पे लगाएं, क्योंकि चाहे जितनी भी अच्छी बैटिंग विकेट हो, अगर बोर्ड पे रन्स लगे हुए होते हैं तो दूसरी जो टीम चेस करती है उनके लिए प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। ठीक है जी, यही बात हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो अब उसकी हम तारीफ, हम कह रहे थे एक बाहर बैठा हुआ है, जब मैं उसको लाया खिलाया, उसने इंटेंट दिखाया। बाकियों का इंटेंट कहाँ है? मिसिंग है, ये बात हो रही है। बात हम लोग उसी पे है, कायम है हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादती है एक बाहर से ला के खिलाना, लेकिन ये है कि ये इंटेंट हम देखना चाहते थे जो रेगुलर खेल रहे थे।
बिल्कुल सही है शोएब। एक बाहर से लाके खिलाना वाली बात तो ठीक है, लेकिन अभी जो टीम में चेंजेस हैं उसके हिसाब से क्या देखते हैं? और दूसरा ये जिस नंबर पे इनको खिलाया है, कुछ एक खबरें आ रही थी कि वो ओपन करेंगे, लेकिन लाइक फॉर लाइक के तीसरे नंबर पे खिलाया, ये ठीक है? देखिए आज कुदरत आप पे पूरी तरह मेहरबान है, आपको टॉस जितवा दिया, अपोनेंट का जो डेंजर मैन था वो नहीं है, फिर मुकम्मल एक बैटिंग जो है पैराडाइज विकेट आपको मिल गई है। मैंने सिडनी में एज जर्नलिस्ट कवर किया है जाके, ये वहाँ पे खेले हुए हैं, चाहे यूनुस भाई हो, कामरान हो, तनवीर हो, तो मुझे जो मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया था, इनकी जो ऑन और ऑफ की जो बाउंड्रीज है वो छोटी हैं, जो इनके बाकी जो इनके वो है ना डायमेंशन है उसको लेके, तो अच्छी बात है कि हारिस स्कोर कर रहे हैं और अब ये मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं होगा। इससे पहले के जो मैचेस थे ना, बिल्कुल हमारे बैट्समैन वहां स्कोर नहीं कर सके, डरे नजर आए, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि वो बैटिंग के लिए जरा मुश्किल ट्रैक थे, ये बैटिंग के लिए एक अच्छा ट्रैक मिल गया है हारिस को, इस पे जो है ना वो सपोर्ट मिल गई कि एक आसान बना रहा है। फिर अभी दायरा चल रहा है, दायरा खुलेगा तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाए, लेकिन जब ये कर सकता है कामरान वाली बात, तो फिर सबको करना चाहिए। आपका मास्टर बल्लेबाज जो 2 साल से आप बार बार कह रहे हैं कि रैंकिंग में नंबर 1 है, हर साल T20 में अच्छे रन बनाता है, पता ये चल रहा है कि वो बड़ी टीमों में मुश्किल सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सारा मैं जिम्मेदार समझता हूँ आपकी सिलेक्शन कमेटी को और आपकी मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट गलत फैसले कर रही है। जो यूनुस भाई अभी बात कर रहे थे, जब हम ऑफ कैमरा भी थे, फिर ऑन कैमरा भी उन्होंने बात की कि अगर आपने हारिस को खिलाया है तो भी गलत खिलाया है, और अगर अब जब खिलाया है और वो स्कोर कर रहा है तब भी आपकी गलती है, क्योंकि आपको पहले क्यों नहीं नजर आया कि ये कैपेबल है? क्यों आप आसिफ पे इन्वेस्ट करी जा रहे थे, क्यों आप हैदर पे इन्वेस्ट करी जा रहे थे, क्यों आप खुशदिल शाह को जबरदस्ती खिला रहे थे? वो कह रहे थे मैंने नहीं खेलना, आप खिलाई जा रहे थे, अब बेंच पे बिठाए इसको वापस ले। ठीक है, अगर हम वो विकेट कीपर्स का बैटिंग एनालिसिस देख सकें और एवरेज और स्ट्राइक रेट के ऊपर जो बहुत डिबेट होती है वो भी अगर स्क्रीन पे आ जाएगा, तो हम यूनुस से और ख़ास करके इस पे कामरान से भी उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। ये यूनुस जो हमारे सामने आ रहा है इस वक्त बैटिंग एनालिसिस, उसमें अगर आप स्ट्राइक रेट देखते हैं तो रिजवान का सबसे कम है, विच इज़ 127.1, ऑल्दो हिज एवरेज इज़ एक्सीलेंट 50, लेकिन स्ट्राइक रेट सबसे कम है। और सरप्राइजिंगली उनके पास जो दूसरे हैं वो ऋषभ पंत है, जिनको हम समझते हैं कि वो अग्रेसिव बैटर हैं, लेकिन उनका भी 127.5 है। तो इफ़ यू लुक एट इट, रिजवान T20 फॉर्म में रन्स तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के हिसाब से बहुत लो हैं। और जैसे अभी शोएब ने कहा कि बिग ओपोनेंट्स के सामने, बिग ओपोनेंट्स विद फुल स्ट्रेंथ, वरना कल को हमारे ये इंग्लैंड वगैरह भी दे दी जाएगी, तो उस पर भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर ये पार्टनरशिप चलती हमारी ओपनर्स की, तो मोहम्मद हारिस बैटिंग करने आते फिर? उनको क्या वो सिनारियो मिलता? नहीं से मिलता, तो इनको ये सिनारियो मिल गया। देखिए, दूसरी बात ये कि बात आपको समझनी है कि जो हम यहाँ बैट की पैनल की बात करें तो हम मोहम्मद रिजवान के खिलाफ नहीं है, ऑफ कोर्स बाबर आजम के खिलाफ, हमारे स्टार प्लेयर है। हम सिर्फ ये बात ये कर रहे हैं, और हमने पहले भी बात की, क्या वो सेल्फिश है या ये दोनों प्लेयर, इनकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं, क्या नहीं है? देखिए, एक प्लेयर का एक स्टाइल होता है, वो उसी स्टाइल के, क्योंकि उस पर वो कौमी नेशनल टीम में आए होते हैं वो, और इस एज में होते हैं कि वो 16-17 साल के नहीं होते कि उसको चेंज कर दिया जाए। तो अब हम कुछ भी कर लें, बाबर आजम क्योंकि इस स्टाइल के साथ, इस हैबिट के साथ वो मैच्योर हो चुके हैं, वो इसी तरह खेलेंगे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की बात करें, क्योंकि आप एक बात समझिए कि ये दोनों जो प्लेयर हैं ये मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं। ये जाके अगर आप ये कहोगे कि ये 6 ओवर में जाके ये 70-80 रन कर जाएंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन उनकी ये हैबिट नहीं है, उनका ये स्टाइल नहीं है। उनकी वो कहते हैं ना कि कैपेसिटी या कैपेबिलिटी की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन उनका स्टाइल इस तरह का है। अब अगर हम मोहम्मद हारिस की बात करें तो वो एक ओपनर प्लेयर हैं, वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और इसी तरह बैटिंग करेंगे, ठीक है। और इस मैच पे उन पर प्रेशर भी नहीं है, उन्होंने अपना गेम खेलना है। और एक और पॉइंट जो है, अभी मोहम्मद हारिस को किस बॉलर्स ने कितना बैटिंग करते हुए देखा है? यही मोहम्मद हारिस जो अभी ये इनिंग खेल रहे हैं, थोड़ी देर में जब ये और ज्यादा खेलेंगे तो उनके खिलाफ फौरन प्लान हो जाएगा। ऐसे पास्ट में भी हुआ, हमने देखा कि वो प्लेयर्स आए हैं। और जो हैदर अली की बात कर लेते हैं, जब उनका डेब्यू हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने आके नंबर 3 पे एक बड़े एक्सक्लूसिव 60-70 रन किए। उसके बाद फिर, और उसके बाद अब क्या हुआ, यही आसिफ अली का है, यही खुशदिल शाह का है, कि बाद में आपके ऊपर प्लान बनाए जाते हैं। तो हमें खुशी हो रही है कि इस वक्त मोहम्मद हारिस जो है ना इस मैच में अच्छे से 100 करें, पाकिस्तान मैच जीते, बिग हीरो बने। लेकिन
उसके बाद आगे जाके आपको अपने रोज़ की ये अपडेट करना। यही फ़खर जमान के साथ हुआ कि हमने देखे जब फ़खर जमान आए, उन्होंने एक 100 किया अगेंस्ट इंडिया और वो चैंपियन ट्रॉफी उसमें वो स्टार प्लेयर बने। उसके बाद बॉलर्स ने, टीमों ने, कैप्टन ने उसके खिलाफ प्लान बनाए और वो फिर एक्सपोज होना शुरू। तो आपको यही बाकी प्लेयर्स का होता है, यही बॉलर्स का भी होता है, सिर्फ बैट्समैन का नहीं होता। बॉलर्स का भी हमें पता चल जाता है कि यार ये एज अ बैट्समैन ये कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं और कहाँ इनको पकड़ना है और कब आपने इन पे अटैक करना है। बिल्कुल सही है। और जो जहाँ हारिस की बात हो रही है, तो इससे पहले एक T20 इंटरनेशनल है, 7 रन है, 87 की स्ट्राइक रेट है, तो नोबडी नोज कि वो कैसा खेलते हैं। अभी उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। शायद हाशमी साहब भी हमारे साथ है। शाहिद साहब, रिजवान तो आउट हो गए, लेकिन आगाज उसके बाद से बहुत ही अच्छा चल रहा है और साथ साथ हारिस जो है वो बड़ा दिलेरी से खेल रहे हैं। अब बहुत बड़ा रिस्क था, जैसे हम सब कह रहे हैं, हमारा पैनल भी एग्री करेगा कि बहुत बड़ा रिस्क था हारिस को खिलाना। इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस पिच पर। साउथ अफ्रीका के बॉलिंग के सामने ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे को शेर की कछार में छोड़ दिया जाए। लेकिन हारिस ने अच्छी बैटिंग की है, स्क्वायर बाउंड्रीज का फायदा उठाया। स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी क्रिकेट ग्राउंड 6 और 68 मीटर्स है। जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है वो बड़ी लंबी है, 76 और 80 मीटर्स। तो लंबी स्ट्रेट बाउंड्रीज पे मारना जरा मुश्किल है, लेकिन उसने देखा अपने दोनों दफा स्क्वायर बाउंड्री का फायदा उठाया। अल्लाह करे कि बड़ा स्कोर करे, 150 स्कोर करेंगे तो अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा, उससे ज्यादा होगा तो फिर मजा आएगा। जी बैट ठीक है, जी ऐड करें। नए प्लेयर की बात होती है ना जब इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिस तरह अगर हम हारिस की बात करते हैं, वो इतना खेला नहीं है। जब भी कोई नया प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है ना, तो जो तगड़े फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, ये अच्छी टीमें होती हैं, वो सबसे पहले उसको पीछे की बॉल पे चेक करती हैं, ये पीछे की बॉल पे है कितना अच्छा। अगर हारिस को जिस तरह भी पीछे बॉल किया गया, उसने 2-3 शॉट बड़े अच्छे खेले, तो उनको कहीं ना कहीं समझ आ गई है कि ये लगता है पीछे की बॉल पे अच्छा है। उसके बाद जो वर्किंग की बात होती है ना, तो एकदम से आप देखिएगा कि वो उसको फिर कोशिश ये फिर करते हैं उस प्लेयर को कि ये पीछे पे अच्छा है, फिर इसको विद इन स्टंप बॉलिंग की जाए, वहां पे फिर वो देखते हैं। खैर T20 क्रिकेट में इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन वो जो अच्छी टीम होती है वो एकदम से वर्किंग करके करती है। तो मेरे ख्याल में कोई भी प्लेयर हो 6 ओवर की सर्किल में इसी टाइप का प्लेयर जो है वो और मैं ज्यादा बोल गया, लगता है बोल गया, ज्यादा तारीफ कर रहे ये थोड़ी देर पहले रुक जाना चाहिए। इम्पैक्ट कहीं आगे जी। और इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है कि रिव्यू ले लिया है, फेवर में चला जाना चाहिए मोहम्मद हारिस के। और इस वक्त कामरान, मोहम्मद हारिस कि अब तक की जो रन्स है उस पे बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी गेम है ऐसे खेलना, और उसने वही किया और अपने आप को बैक किया, अपनी शॉट्स पे बैक किया। जो उसने PSL में ऐसी इनिंग्स खेली थी इस्लामाबाद के खिलाफ, वही शॉट है उसको मिली। बड़ा अच्छा पॉइंट तनवीर भाई ने रेस किया है कि नए प्लेयर्स को हमेशा पीछे चेक करते हैं। उसको चेक किया, वो मेरे ख्याल से उसमें कामयाब हुआ, स्ट्रॉन्ग है बड़ा, तो इसलिए मेरे ख्याल से अच्छा है कि एक इंटेंट नज़र आया जी। और उसके साथ उसने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया। अब अच्छा स्टार्ट दे दिया है। आई थिंक इट्स आउट। नहीं, मुझे लगता है कि अंपायर्स कॉल आ जाएगी। इनफैक्ट तो ऑब्वियसली अंपायर्स कॉल है, तो कि मोहम्मद हारिस की बैड लक अभी तो खैर अभी नहीं आया, अंपायर ने आउट दिया है ना, अंपायर ने आउट दिया, तो अंपायर्स कॉल पे तो इम्पैक्ट जो है ना वो अंपायर्स कॉल आ जाएगी। ये नहीं भी हो सकता था अगर ये देखें। आई थिंक इसको फिर फुल स्क्रीन पे दिखा दे तो क्लियरली नजर आता है। आउट हो गया, लाइन में ही है आउट। और ये जो है अब तक पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन में इंटेंट यही नजर आई है। अब ये कह सकते हैं कि अब जो आने वाले जो प्लेयर है ना, उनको इनकी इनिंग का फायदा लेना, कैपिटलाइज यहाँ से करना है। कामरान कंटिन्यू कीजिएगा जो आप हारिस के हवाले से बात देखिए, हारिस ने बड़ी अच्छा एक स्टार्ट दे दिया, एक कॉन्फिडेंस ड्रेसिंग रूम में भिजवा दिया उसने, जो शॉट्स खेले। अब उसको कैसे ये अवेल करते हैं आने वाले बैट्समैन, कैसे इनिंग्स बनाते हैं, कैसे लेके जाना। आप देखें कि हारिस खेल रहा था, बाबर की 4 रन है, 5 रन है 12 बॉलों पे, वो ट्राई करा बड़ी हिट मारने के लिए। हारिस ने 8 बॉलों पे 20 रन किए हुए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं बाबर भी पैनिक हो रहा है। बाबर को ये चाहिए था अपनी हिट मारने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करे, हारिस को दे, जितना वो यूटिलाइज कर सकता है अपनी शॉट्स पावर प्ले को, वो करना चाहिए था। दूसरा, आपने रिजवान की बात की है। देखिए, रिजवान, हम लोग बार बार कहते हैं कि रिजवान नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तान को बड़ा परफॉर्म किया है, लेकिन मैं फिर वो यही बोलूँगा, जो ये स्टैट्स है ना, ये अपने पर्सनल गोल के लिए ठीक है, एज अ टीम, एज अ नेशन। अगर वो स्टार्ट्स वाला स्टैट भी दिखा दिया जाए कि स्टार्ट जो रिजवान का होता है वो स्लो होता है, तो कामरान उसमें बात करना चाहिए। मैंने कहा ना, ये स्टैट्स जब तक उस वक्त ये अच्छे लगते हैं जब टीम जीत रही होती है। लास्ट 21 इनिंग्स होगी आज के मिला के, आपके
18 मैचेस में पुअर स्टार्ट है आपकी ओपनिंग का। तो जो 3 मरतबा गुड है, एक्सीलेंट भी नहीं है, जैसे हारिस ने आज बैटिंग करके दी है। तो इस चीज़ पे किसने काम करना है? टीम प्रोफेशनल है, पाकिस्तान की टीम में बड़ा नाम है, नंबर 1 बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास हॉफ स्पिनर है, हेड कोच है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, बैटिंग कोच है, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए चेयरमैन साहब 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए, इतनी क्रिकेट खेले हुए चेयरमैन है। तो ये किसने देखना है, किसने पूछना है? मुझे बताए ना कि ये इस पे काम क्या हो रहा है। हमने एशिया कप से लेके अब तक 20 इनिंग्स हो गई हैं, तो ये रिजल्ट है। तो आप फिर भी एक फ्लो पे चल रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे। टीमें कहाँ से कहाँ चेंज कर रही हैं, अपनी टीमें कैसे लेके जा रही, T20 क्रिकेट को कैसे लेके चल रहे हैं, उस पर हम लोग बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रहे। हम सिर्फ पर्सनल गोल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कोच है वो हेड कोच के पास से तो उठता ही नहीं है। जब भी देखो हेड कोच के पास ही वो बंदा बैठा होता है। देखिए, अगर हम प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो हमें लाजमी सी बात है अपने कोचिंग स्टाफ को भी क्रिटिसाइज करना है। नहीं, आपके कोच मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, उनको प्लान देना है ना। प्लान नहीं, वो आप सही कह रहे हो। देखिए, ऐसा भी नहीं होता कि बैटिंग कोच या हेड कोच बिल्कुल उनको प्लान नहीं देते, वो ऐसा नहीं है, देते होंगे, वो कुछ अपनी तरफ से भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर ज्यादा गलतियां कर रहे हैं तो फिर क्या हम बैटिंग कोच को नहीं बोलेंगे कि भाई वो अगर बैटिंग कोच है तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग क्या कर रही है? तो बात यह है कि किसी को भी आप जितने भी आप कोचिंग स्टाफ देख लें, मैं पाकिस्तान के प्लेयरों की बात कर रहा हूं कि किसी का भी इतना कोचिंग में एक्सपीरियंस नहीं है। हम मोहम्मद यूसुफ के अलावा हम तो मैथ्यू एडन की भी बात कर सकते हैं कि वो तो इसीलिए रखा गया था कि जी क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन कहते जी मैं तो इस वजह से रख रहा हूं क्योंकि उसको तो बड़ा एक्सपीरियंस है। कहाँ गया उनका एक्सपीरियंस क्या शेयर नहीं किया होगा? उनको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे बैट्समैनों में उस किस्म का टैलेंट या वो चीज नहीं है। हम जो बातें कर रहे हैं, यूनुस खान यहाँ मौजूद है, बैटिंग कोच, पाकिस्तान टीम भी रह चुके हैं, अफगानिस्तान टीम के साथ भी काम किया है। प्लान के हवाले से अच्छा, जो हम यहाँ मेरा यूनुस भाई से ये सवाल है। यूनुस भाई प्लान के हिसाब से मैं शोला बयान तनवीर, ये मैं पहले चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इन्होंने मुझे किया तो मैंने भी बॉलिंग का प्लान जवाब दीजिएगा जरूर। नहीं, वो मैं मजाक कर रहा हूँ, वो सही है। आप प्लीज मेरा सवाल यूनुस भाई से ये था, प्लीज यूनुस भाई जब पाकिस्तान एक सेकेंड, इस फुल पे आ जाइए, फुल स्क्रीन पर। बिग विकेट, बाबर आजम गॉन, द नाइटमेयर कंटिन्यूज फॉर द कैप्टन। रन नहीं हो पा रहे बाबर से। ऑब्वियसली वो खुद भी डिसअपॉइंटेड है और पाकिस्तान टीम भी डिसअपॉइंटेड है, जिस तरह से डिपेंड उन पे बहुत ज़्यादा करती है। तो ये सिलसिला चलता हुआ हमें अच्छा स्टार्ट मिला उस लड़के की तरफ से जो एक्चुअल टीम में शामिल नहीं था, रिजर्व आया। रिजर्व प्लेयर जो है उसकी इंटेंट हमें जरा ज्यादा एक मेरा छोटा सा सवाल, मुझे बस ये बता दे यूनुस भाई, अगर हारिस आज ये 25-30 रन ना करता, जल्दी आउट होता, तो क्या रिएक्शन आना था? देखिए, बात असल में ये पहले तो हमने देखिए एक बात जो एक पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर हारिस ने रन्स किए या मोहम्मद हारिस ने रन नहीं किए, इसका कोई डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि ये फैसला ही गलत, टीम सेलेक्ट की, उसमें से हम बात करेंगे आसिफ अली की, हम बात करेंगे हैदर अली की, और हम बात करेंगे खुशदिल शाह की। यही डिजर्व करते थे। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप एक प्लेयर, अगर फखर जमान ये मैच नहीं खेलते और वो टीम का स्क्वाड होते, स्क्वाड का हिस्सा होते, तो क्या आप तो फिर क्या करते हैं? बिल्कुल सही है। फिर क्या करते हैं आप? फिर किसको खिलाते हैं? फिर उन तीनों में से किसको खिलाना था ना? तो ये बात समझे। ये तो चले वो आए हैं, अच्छा मेरा किए, अच्छा वो हम उस सवाल ना करूं सीजन, क्योंकि वो डिटेल सवाल करना है। नहीं, वो डिटेल सवाल है, इसलिए ब्रेक के बाद करेंगे। जल्दी से शाहिद साहब से बात करके फिर ब्रेक पे जाते हैं। शाहिद साहब, सिचुएशन मजेदार नहीं है अभी भी, हमें क्या करना है दुआओं के अलावा? हाँ, हमें तदबीर तो करनी है, पहले तदबीर फिर उसके बाद दुआएं, और तदबीर तकदीर और उसके बाद तनवीर। तनवीर तो हमारे साथ ही है। बिल्कुल। यहाँ लेते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। यूनुस खान ने ये पता करना है कि बैटिंग कोच क्या प्लान देते भी हैं कि नहीं देते, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश होती है। ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान का स्कोर 43 फॉर 3। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला जारी है
और हम अभी बात कर रहे थे बैटिंग प्लान और बैटिंग कोच के हवाले से। तो हमारे पास तो एक बैटिंग कोच यहाँ मौजूद है, तो वो हमको ये सही से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तनवीर कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, उससे पहले शोएब वाकया सुना रहे हैं शोएब, ताकि यूनुस भाई को आसानी हो जाए। अभी T20 वर्ल्ड कप में गालिबन स्कॉटलैंड के खिलाफ आपका मैच था, तो आप अपने 10 ओवर्स के रन शुरू में देख लें, मैच खत्म हुआ, आप जीत गए। मैथ्यू हेडन ने ड्रेसिंग रूम में इनको कहा, अपने सारे प्लेयर्स को पूछा कि जिस इंटेंट से हमने खेला है, जिस स्ट्राइक रूट से खेला है, स्ट्राइक रेट से हमने खेला है, आर यू ओके विद दैट? तो लड़कों ने कहा यस वी आर ओके विद दैट। तो उसके ये अल्फाज थे कि अगर तुम ओके हो, एक और आउट हो गया, एक और विकेट गिर गई है। ये बात मैंने सुनाई है शान जी। अच्छा, तो आगे तो उसने कहा कि अगर तुम ओके हो तो फिर मैं भी ओके हूँ। तो ये मामला है कि वो चाह रहा होगा कि आप जो अपना इंटेंट है वो एग्रेशन दिखाएं, लेकिन अगले कह रहे हैं हम खुश हैं। नहीं, एक इसी बात के दौरान, इस कहानी के दौरान एक और विकेट गिर गई है। तो बात यह है कि कोई आके बीच में खेले ना खेले, हम वैसे ही खेलेंगे, स्कोर एट द एंड उसी तरफ जाएगा। आप करवा लें कि मिलर को बिठा के। सवाल मेरा मैं तो नहीं कह रहा हूं कि पहले देखिए उन्होंने सवाल ले ले, फिर मेरा बैटिंग का जवाब ले ले और फिर इस पे बात करेंगे। जी हमारे पास कोई बोल लेना बैटिंग कोच हैं, इससे इनसे अच्छी बेहतर क्या जवाब दे सकते हैं। देखिए मेरा यूनुस भाई से सवाल ये था कि हम जो ये बात करते हैं ना, हमारे लड़के सीखते नहीं है, सिखाते नहीं है, बैटिंग कोच जो सिखाते नहीं है उनको। मेरा यूनुस भाई सवाल ये है कि यूनुस भाई क्या लड़कों में वाकई डिफरेंट जब कंडीशन में खेलने जाते थे, वाकई स्किल्स की कमी है उन लोगों में? आप लोग बताते थे, क्या वो उस पर वर्क नहीं करते थे या क्या वजह क्या है? देखिए अप्रोच की वजह है। मैं ये कह सकता हूँ कि देखें आपके पास स्किल्स भी हैं। अगर मैं बाबर आजम की बात करूँ, मोहम्मद रिजवान की बात करूँ, तो और कितने परफॉर्मेंस करानी है इनको। दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। खासकर बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया, इंडिया भी मेरे ख्याल से वो खेले नहीं है। तो वहाँ और क्या आपको चाहिए होता ये है बाज़-ओ-क़ात कि आप, जैसे मैंने बात की ना, कि एक रूटीन में चल रहे होते हो, आपकी एक हैबिट्स होती है, उसको चेंज करने के लिए बहुत कम मैंने प्लेयर देखे वो फ्लेक्सिबल होते हैं। और फिर जब जिस सिस्टम से हम आ रहे होते हैं, आपको भी पता है, वो कोच बाज़-ओ-क़ात ये कहता है, तू जा रहे हैं कौमी टीम में, खेड़ी अपना ही ये है। अगर मैं गलत सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाज़-ओ-क़ात क्योंकि ये इन प्लेयर का फेलियर नहीं है, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर है, ठीक है, सिस्टम का है। कि देखें आपके पास बाज़-ओ-क़ात क्लब क्रिकेट में, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसके बाद जो डोमेस्टिक जितना होता है उसमें ये आपको आप कह सकते हैं कि ये फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो फिर जब वहाँ जाके प्रेशर होता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है। और जहाँ तक कोच की बात है, कोच बिल्कुल प्लान देते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो प्लान नहीं देते होंगे। मैथ्यू हेडन एज अ बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच प्लान नहीं। तो आप मुझे बताएं कि मैथ्यू हेडन जिस सिस्टम से आए हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से वो खेलते रहे हैं, तो वो क्या टॉप की टीम में रहे, क्या वो बताते नहीं होंगे कि भाई इन पिचेस पे कैसे खेलना है? और जब उनके, अगर हमने लास्ट वर्ल्ड कप देखा, तो जब यूएई जैसी कंडीशन में इतना हमने उनको हाईलाइट किया कि बहुत फ़ायदा हुआ उनकी एक्सपर्टीज़ से, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में एक्सपर्टीज़ से काम नहीं होगा? लेकिन एक पॉइंट जो मेरा है, एज अ बैटर, एज अ बॉलर, एज अ प्लेयर, मुझे भी अडॉप्ट करना है। मुझे भी अपना भी 50-50 एक बार शाहिद साहब की तरफ है, शाहिद साहब की तरफ भी चलते हैं। कोच का भी उतना ही हाथ है, लेकिन प्लेयर का भी। पुराने कोचेस को भी लगता है छोड़ते नहीं हमारे बैट्समैन। अब नहीं, देखिए बाद उनसे भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं। बस वो आपको पता है ना कि ये तो सिस्टम, ये मैं क्लब क्रिकेट खेला था, इसने मुझे वहाँ कोचिंग की थी, मैंने डोमेस्टिक के लिए इसने वहाँ कोचिंग की थी, ये मेरे साथ उठता बैठता है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। खैर यूनुस कह रहे हैं कि कोच प्लान देते हैं, चाहे धूप हो चाहे छांव हो, प्लान पूरे वो सब बताते हैं कि इस टाइम पे धूप आएगी, इस टाइम पे छांव आएगी। लेकिन शाहिद भाई के बाद मैं एक सवाल करूंगा। जी बिल्कुल। शाहिद साहब मुझे बताइए, इतना आप मिल्ली नगमे गाते हुए बस की छत पे बैठ के, डबल डेकर बस पे बैठ के, इनफैक्ट आप स्टेडियम पहुंचे, वहाँ पहले तो रिजवान आउट हो गए, लेकिन हारिस ने अच्छा स्टार्ट दिया, फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया जो हम पूरे इस वर्ल्ड कप पे देख रहे हैं, बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। अब नैयरा नूर गा रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि आप अपनी तदबीर करेंगे, आप ग्राउंड में जाके परफॉर्म करेंगे। और जो ये बातें मैं सुन रहा हूँ कि बैटिंग कोच किस तरह प्लान वगैरह देते हैं, यूनुस भी रहे टीम के साथ, तो यकीनन प्लान बनते हैं, प्लान दिए जाते हैं, लेकिन असल में एग्जीक्यूशन तो जाके ग्राउंड में उन प्लेयर्स को करनी है। मास्टर अपने जो शागिर्द होते हैं उनको सबको पढ़ा देते हैं कि इम्तिहान में ये आएगा, फील्ड में जाके आपने ये करना है, लेकिन स्टूडेंट ने जाके एग्जीक्यूट करना है। तो प्लान
लॉन में जाकर पे उसका निकल जाता है प्लान का और लॉन में जाके वो फेल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मेरा यही है कि जैसे बाबर की यूनुस भाई ने बात की है ना, ये बैटिंग कोच को इतनी मेहनत हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें 4-5 साल से ना जो प्लेयर्स को मैच्योर करके लाना चाहिए वो सिस्टम नहीं है। हम लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं बाबर क्यों दुनिया में हर जगह जाके परफॉर्म कर रहा है, वो उसने 3 साल डोमेस्टिक में लगाए हैं, 4 डे क्रिकेट खेल के आया। हमारा ये है माइंडसेट कि हम खेलने नहीं देते, हम लोग T20 की सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोगों को ऐसे रिजल्ट नज़र आते हैं। ये सबसे बड़ा फेलियर है। इसका कसूरवार कौन है? जिनके हाथों में सिस्टम है, जो आगे ऐसे पुश कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं इंडियन टीम क्यों कामयाब हुई है अभी तक, उनके प्लेयर्स क्यों बन रहे हैं। 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ, 2007 में जितने बुरे तरीके से वो बाहर हुए, उन्होंने अपने लेजेंड को, अपने प्लेयरों को निकाला नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लेके गए हैं, वो प्लेयर्स बना के गए हैं। हम 2003 में वर्ल्ड कप हारे हैं तो हमारे लेजेंड को ज़बरदस्ती निकाला गया, 8 से 9 प्लेयरों को। क्या उनको मौका नहीं दे सकते थे? वो नहीं बना के दे सकते थे? ये फेलियर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। ये माइंड सेट है कि उस वक्त कहना शुरू हो गए नए प्लेयर। मुझे बताइए वसीम भाई अगले 1-2 साल नहीं खेल सकते थे, बुकार भाई नहीं खेल सकते थे, शुएब अख्तर साइड पे चला गया, इंजी भाई को बाहर निकाल दिया, सबको बाहर निकाल दिया। फिर 2010-11 में भी ऐसे किया, 10-11 में भी ऐसे किया। यूनुस भाई के साथ क्या व्हाइट बॉल क्रिकेट के साथ नहीं किया, मोहम्मद यूसुफ से जबरदस्ती नहीं किया, शुएब अख्तर से नहीं किया, उमर गुल को कितना अरसा बाहर रखा। ये एकदम हम लोग ऐसा माइंड बना लेते हैं इसकी काबिलियत है ही नहीं है। जो उसकी सर्विस 14-15 साल 20 साल होती है उसको समझते नहीं, एक नए प्लेयर को उसके मुकाबले में जाके खड़ा कर। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखें हर किसी की अपनी सोच होती है। इन्होंने कुछ प्लेयरों के नाम लिए हैं, ठीक है यार, उनकी तो क्रिकेट वैसे ही खत्म हो चुकी थी। एजिंग प्लेयर्स थे, क्या हो गया? बॉल टाइम ये तो 2003 के वर्ल्ड कप नहीं, आप बिला नहीं देखिए आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। देखिए मैं इसका जवाब देता हूं क्योंकि बिला वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए वकार भाई अगर जब वकार भाई को जिस टाइम निकाला गया या उनको बोला कि नहीं खेलना, नहीं वकार भाई जिस टाइम टीम से बाहर भी हो गया, वकार भाई का गेंद पहुंचता था उस टाइम। वकार भाई की क्रिकेट वैसे ही खत्म हो चुकी थी और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। एक मिनट, जब वसीम भाई की क्रिकेट खत्म हुई है, वसीम भाई तो शायद अपनी वो मेडिकल शुगर की वजह से, शायद उनकी चीजों की वजह से वो नहीं खेल पाए, वो तो और खेल सकते थे। उन्होंने रिटायरमेंट दी। इस पे फाइनल तनवीर भाई ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने साल नहीं गुजारे, कामरान भाई ने इतने नहीं, मैंने 17-18 साल। मैं इसका जवाब आपको बड़ा अच्छी तरीके से देता हूँ। हुआ क्या कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि आपके प्लेयर्स को पहले ही से ही 1-2 साल पहले ही बाय बाय कर दिया जाता है। अच्छा, उसकी वजह बाजू का होती है, जब आपके पास कुछ मैनेजमेंट आती है जो कि वीक होती है, वो नहीं चाहते बाजुकात की जो स्टार प्लेयर्स हैं ये आपके साथ रहें ताकि उनको वो डोमिनेट कर सकें। मज़े की बात क्या हुई, अगर मैं 80s की बात करूँ, 70s की बात करूँ, 90s की बात करूँ, उस वक्त भी ये हुआ और उसके बाद फिर भी हुआ। जैसे अब ये कामरान अकमल के हमारे सामने हुआ, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। प्लेयर्स ने आके खुला खाया कि यूनुस खान ने हमें निकाल दिया, ठीक है जी, ऐसा हुआ है जी। पहले भी जब हुआ इन्हीं प्लेयर के साथ हुआ और फिर जब ये खुद कोचिंग स्टाफ में आए, तनवीर को मैं अब ये तनवीर को ये बात अच्छी लगेगी, उन्होंने भी यही किया, उन्होंने खुद किया यही काम कि जैसे अब शुएब अख्तर को चले गए, सकलैन मुश्ताक खुद चले गए, रज़ाक को जो है ना अब्दुल रज़ाक को पहले वो कर दिया, कामरान अकमल साहब को वो 4 साल वो PSL में टॉप के प्लेयर है लेकिन इनको नहीं आने दिया। और कौन था उस वक्त? ये हमारे वही प्लेयर थे जिनके साथ हुआ था। बदला लिया, नाम नहीं लेते उनके, लेकिन नाम नहीं लेते। ये सिस्टम है ना, सिस्टम है। अच्छा, लेकिन देखिए ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम चेंज कौन करेगा? अल्लाह फरिश्ते भी जो आएंगे और वो चेंज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, हम ही को करना है। हमारे पास पावरफुल मैनेजमेंट थी, कैप्टन्स थे, कोच थे, उन्होंने नहीं किया। इनिशिएटिव किसी को लेनी होती है, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया और आज जो हम ये बात कर रहे हैं ना, ये जो सिस्टम है ये इसी तरह चलेगा। आप मुझे बताएं, मेरा एक सवाल है, मैं पूरे पाकिस्तान से ये सवाल करता हूँ कि लास्ट वर्ल्ड कप में जब ये कोचिंग स्टाफ आया था तो क्या हुआ था? आपके कोचेज छोड़ के चले गए थे जी। उसमें माई सेल लगे, मैं थोड़ा सा इसलिए हल्की सी पहले जा चुके थे, मैं 2 महीने पहले जा चुके थे। वर्ल्ड कप जाने से पहले आपके मेन कोचेज ने छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? ये जो है जो डिपुटेशन पे आए थे ना, डिपुटेशन के इंटरम के लेंगे, इंटरम कर गए। कब हुआ लास्ट वर्ल्ड कप?
1 साल हो गया, हो गया ना। तो क्या एक अब क्या और कितनी अब प्लानिंग करनी है, और चलाए जा आज रहे भी आप वही चल रहे हैं। वही चल नहीं, रहे हैं। वो इसलिए कि देखिए आपके पास एक होते हैं ना शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। आप- देखिए भाई हाँ। जब एक उस वक्त ठीक है शॉर्ट टर्म गोल्स तो ये हो गया कि मैथ्यू हटन को आपने बुला लिया, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ भाई को बुला लिया, सकलैन मुश्ताक को बुला लिया, उमर रशीद को बुला लिया, इन सबको बुला लिया आपने, क्योंकि आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास कोचिंग का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि NHBC में है, वहां से इनको बुलाया। लेकिन 1 साल के बाद क्या हुआ, ये वही चल रहे हैं। तो बस ये इसी तरह होना है ना भाई। जितने आप जब आप इस तरह की प्लानिंग करोगे तो रिजल्ट तो ये आप क्यों चाह रहे हो कि इस वक्त अगर आप 8.2 में हमारे 51 for 4 आप चाहते हो क्या ये 4 और में 51 और 0 हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्लानिंग होती है पूरी, जब तक आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सेलेक्ट मैचेस खिलाते तो बिल्कुल खिलाते, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल खिलाते, होना चाहिए था। भाई कह रहे थे कि ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। इफ्तिखार इस वक्त फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं और जितने ज्यादा रन हो उतना अच्छा है टॉस जीतने का। अभी तक तो हमने एज सच कोई फायदा नहीं उठाया। एक बात जो ऑफ एयर चल रही थी तो यूनुस ने कहा ये आप ऑन एयर पूछिए मुझसे, वो है मिलर को उन्होंने नहीं खिलाया। मिलर जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि T20 इंटरनेशनल मैचेस में डेथ ओवर्स में सबसे अच्छी बैटिंग करने वाले मिलर हैं। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मिलर वर्सेस हारिस रऊफ। ये मुकाबला होता क्योंकि हारिस की भी 70% ऑफ हिज विकेट्स आर इन डेथ ओवर्स, तो ये एक बड़ा अच्छा कंपटीशन होता। मुझे लगता है कि ये मैच साउथ अफ्रीका के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था यूनिस। वो मिलर को उन्होंने निगल्स की वजह से, बैक की वजह से उनको रेस्ट दिए फॉर आगे के मैचेस। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक प्लान किया हुआ है कि बिग गेम्स के लिए और आगे जैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद फाइनल्स हैं उनके सामने, तो फाइनल्स के लिए उन्होंने उनको रेस्ट दिया। अच्छा, बाज़ का देखिए होता क्या है कि ठीक है उनके लिए हर गेम इंपॉर्टेंट है, अगर वो यहाँ से साउथ अफ्रीका हारती है तो बाज़ का मोमेंटम भी टूटता है। ये सब पॉइंट्स तो हैं आपके पास, लेकिन बाद इसमें जब आप अहेड चल रहे होते हो तो आपको अपने मेन जो मैच विनर्स हैं उनकी लुक आफ्टर भी करनी होती है। हमने नहीं की, हमने पीछे देखा कि हमने कितनी दफ़ा बात की, और यहीं बैठ के लास्ट वर्ल्ड कप में हम हर मैच में बोलते गए कि देखें अभी नबीबिया से मैचेस आ रहे हैं, ऐसी टीमों के साथ आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कम्बिनेशन चेक कर लें। और हर दिन ये बात होती है सेम टीम। हसन अली क्या हुआ, आप ये बात कर रहे थे, हम बार और फिर हम बात कर रहे थे कि देखिए हसन अली स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद हमारे स्पिनर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोहम्मद नवाज को खिलाएं ताकि आपके पास जब आप बिग गेम में जाए आपके पास ऑप्शंस हो। तो देखिए बाकी टीमों ने ऑप्शंस अपने ऊपर रखे। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की अभी आपके पास होके गए हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड, आप देख लें कि अभी न्यूजीलैंड में सीरीज वो हार गए, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने फर्स्ट या सेकंड या थर्ड दफ़ा उनको किसी भी सीरीज़ में हराया होगा वहाँ पे जाके, और बहुत कम हारती है न्यूजीलैंड अपने होम कंडीशन में। तो प्लानिंग आपको अहेड रहना, अगर आप अहेड नहीं होंगे तो देख लें अभी जो हम किस तरह अहेड हैं, फ़खर ज़मान बाहर जाएंगे, उसके बाद मोहम्मद हारिस आएंगे जो कि 15 मेंबर्स का स्क्वाड में नहीं है, और वो मैच खेल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप अगर डेली बेसिस पे आप जब आप फैसले करोगे तो फिर भाई लास्ट वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। लास्ट मिनट रह गया, कामरान क्या स्कोर होना चाहिए सिचुएशन देखते हुए भी, और आइडियली भी क्या होना चाहिए? देखिए स्कोर तो एक फाइटिंग होना चाहिए, लेकिन मिलर की बात, उनकी मैनेजमेंट को मैं क्रेडिट देता हूँ, कप्तान को देता हूँ, उन्होंने हाफ फिट नहीं खिलाया, मैच को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी या प्लेयर्स को नहीं ज्यादा दी। हम लोगों ने फखर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, मैच को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तनवीर, आई थिंक दलेर टीमें यही फैसला करती हैं, और 150 तो होना चाहिए कम से कम। शोएब 170 प्लस होगा तो आप बचेंगे, वरना 170 प्लस मैं बता रहा हूँ नहीं, आपको, वो तो आइडियली अभी क्या लग रहा है साइड है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, बना नहीं सकते ना। अच्छा, वरना मुश्किल में है, मैं आपको बता रहा हूँ। सुने, मुश्किल में तो है। सुने, मैंने 180 इसमें से मैंने 190 बोलना था, लेकिन मिलर नहीं था तो मैंने 30-40 कम कर दिया। इस सिचुएशन पे जहां पे हम मैंने बताया ना जिस तरीके से, तो 150 ऑन द बोर्ड होगा तो एटलीस्ट 150 ऑन द बोर्ड, तो
होगी। फाइटिंग मैच पिच में भी होगा, स्पिनर को हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल सही है। आज की फिलहाल इस वक्त ट्रांसमिशन में बस इतना ही। 4 you, बजे तनवीर। मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।